अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर ड्यूटी पे बैठे बैठे बंदा बोर भी हो जाता है। तो आज फिर एक वीलॉग बनाते हैं, उसमें आपको डिटेल प्रोसेस, जिसमें आपसे शुरू से लेकर लास्ट तक बताया जाएगा कि यूके का जो स्टडी वीज़ा है उसको कैसे हासिल किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देख के अगर उनमें से कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेनी है। कोशिश करूँगा कि चीज़ों को कंसाइज तरीके से और अच्छे तरीके से आपको समझा दूँ, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। जो प्लान कर रहे हैं आने का या जो प्रोसेस में है उनके लिए कुछ चीज़ें हेल्पफुल हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि यूके में आ कौन कौन सकता है स्टडी वीज़े पर, क्योंकि मैं जब आया हूँ, मेरे आने के बाद मेरे काफ़ी दोस्त और कुछ रिश्तेदार भी उन्होंने पूछा कि आसिम यार आप चले गए हो तो हमें भी बताओ। तो कुछ तो ऐसे भी थे कि जिनके पास इंटर की अपना मैट्रिक की डिग्री थी, वो कह रहे थे जी कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम। तो उनको तो मैंने यही बोला कि जी मैट्रिक जिनका है वो तो इधर नहीं आ सकते, क्योंकि इधर यूके में या यूरोप है या अमेरिका जिधर भी है ना, पहले होता था वक्तों में कि मैट्रिक के बाद इंटर में आप इधर कॉलेजेस में एडमिशन वगैरह होते थे कॉलेजेस में। लेकिन वो अब 2012-13 के बाद ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब उसके बाद यही है कि जिसने इंटर एटलीस्ट मतलब 12 जमातें जिसको पाकिस्तानी ज़बान में बोलूँ या इंडियन या दूसरी ज़बान में मतलब हाई स्कूल भी बोले, जिसका वो कंप्लीट है वो एलिजिबल है यूके में जो अपना स्टडी वीज़ा के लिए, या ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका जिधर भी आपने जाना है ये आपको पता है। मैं अब आपको यूके का जो स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले ये है कि आपकी इंटर कंप्लीट हो, इंटर में डिग्री हो आपकी। तो इंटर वाले जो आ सकते हैं वो आ सकते हैं फाउंडेशन में। फाउंडेशन ये होता है कि आप 3 साल का वो जो आपका होता है ना फाउंडेशन, जिसको बैचलर भी आप कह सकते हैं, उस डिग्री में आप आ सकते हैं। और जिनके पास बैचलर की डिग्री है पाकिस्तान में, वो इधर मास्टर्स के लिए आ सकते हैं। ठीक है ना, और जिनके पास मास्टर की डिग्री ऑलरेडी, वो फिर मास्टर के लिए आ सकते हैं। ठीक है ना, कोई शक नहीं, वो आप अपना मास्टर हाइड कर लें, उनको यही शो करवाएं कि जी मैं बैचलर किया हुआ है, मास्टर करना है। इस तरह के कई स्टूडेंट्स मुझे इधर मिले हैं। उसकी रीज़न ये है कि मास्टर के बाद जब आप इधर आएंगे तो आपको ना पीएचडी के लिए आना पड़ेगा, और पीएचडी की फीसिस इतनी है कि आप कहेंगे भाई रहने दे, हमने नहीं पढ़ना। तो ज़्यादा मास्टर करने आते हैं। इवन जिन्होंने कर भी लिया है बैचलर वाले तो आएंगे मास्टर के लिए, और जिन्होंने मास्टर किया वो अपना वो मास्टर हाइड करके ना अपनी बैचलर शो करवा के मास्टर के लिए आ सकते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब आपका प्रोसेस डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि आप ऑफर लेटर तक तो खुद चीज़ें भी हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद जब वीज़ा प्रोसेसिंग है उसके लिए आपको कंसल्टेंट चाहिए, तो बाद में भी पैसे देने हैं, हेडेक करनी है। तो मैं कहूँगा शुरू से ही आपको अच्छा सा कंसल्टेंट ढूंढें, उसके थ्रू अपना प्रोसेस फाइनल अपना शुरू करवाएं, फिर उसी के थ्रू एंड भी करें। तो मैं अपना बताता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। मुझे कोई चीज़ों का पता नहीं था, इवन कि मैं तो किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर रहा था। ये किसी ने बताया कि जी जाना है तो फिर उधर जाओ, इंग्लिश स्पीकिंग है, अपनी इंग्लिश की बढ़ जाएगी, ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले ये है कि आप अपना पासपोर्ट वो होना चाहिए, स्टडी डॉक्यूमेंट्स जो आपकी डिग्री है उसके मुताबिक आपके पास तैयार होने चाहिए, और आपके जो अगर वर्क का एक्सपीरियंस है तो उसके भी आपने कुछ डॉक्यूमेंट, वर्क एक्सपीरियंस है वो भी आपने लेके रखना है, ताकि स्टडी गैप जो है ना वो कवर हो जाए। तो उसमें आपको ये होगा, पहले आप यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन मतलब आप जब देंगे कंसल्टेंट को, वो आपका यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएगा, उधर जाके आपका पोर्टल क्रिएट करेगा, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो मतलब सीट आपकी कवर हो गई है। उसके बाद क्या होगा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद फिर कंसल्टेंट आपका ना ऑफर लेटर लेगा यूनिवर्सिटी से ना। ऑफर लेटर में क्या होता है, ऑफर लेटर में ये होता है कि जी आपने इनिशियल डिपॉजिट कितना पे करना है। ठीक है, आपका स्टडी ऑफ प्रोग्राम कौन सा है, कब शुरू हो रहा है, कब एंड हो रहा है, टर्म टाइम क्या है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड डेट कब ख़त्म होने की, आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना, मार्क्स रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब ऑफर लेटर के अंदर आपकी हर चीज़ मेंशन होती है। तो जब हाँ, सबसे ज़रूरी कि आपकी फ़ीस कितनी है, वो जो कोर्स जिसमें आ रहे हैं आपकी फ़ीस कितनी है। तो ठीक है, तो मेरे कोर्स की जो फ़ीस थी वो थी 20,000 पाउंड्स, वो फिर 4,000 स्कॉलरशिप, फिर 16,000, फिर 2,000 इनिशियल डिपॉजिट पे करके मैं आया हूँ। तो ये वो सारे मतलब ये कोर्स टू कोर्स वेरी करती है। ठीक है, ये और मेरा है भी मास्टर, बैचलर वालों का क्या है, उनका क्या है, वो उनके कोर्स पे डिपेंड करेगा उनकी फीसिस। ठीक है ना, तो ये आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। मैं आपको अपना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता लगे मैं मास्टर के लिए आया, मेरी इतनी फीस थी। तो तब वो इनिशियल डिपॉजिट 2,000 वो मेरे ऑफर लेटर पे लिखा हुआ था कि आपने ये एटलीस्ट आपने सबमिट करवानी है पाकिस्तान से जब आप उधर से आ रहे हैं।
तो मैंने फिर वो फौरी तौर पे सबमिट करवाई। सबमिट करवा के मेरा जो ना वो सीट होती है जो यूनिवर्सिटी के अंदर एक बुकिंग ही होता है, होटल के लिए बुकिंग करनी है तो आपने अगर एडवांस पेमेंट कर दिया है तो आपका समझे वो होटल का कमरा बुक है, तो मेरी वो समझे सीट बुक हो गई थी। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो कैश कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी वो अप्लाई होता है। उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर होती है, उसके लिए होता है कि आपका ऑफर लेटर हो, आपने फीस सबमिट करवाई हो, और आपका जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट आप अपनी रखनी है तो वेल एंड गुड है, कहीं से लेनी है तो वो भी आपने इस प्रोसेस में पहले से मैनेज, ऑफर लेटर से पहले ही आपने कोशिश करनी है कि उसको एटलीस्ट बैंक में रखवा दो। उससे ये फायदा होगा कि आपका कैश के आने तक आपके जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट मेच्योर हो जाएगी, फौरी तौर पे कैश अप्लाई हो जाए, कैश जैसे ही आता है उसके बाद फौरी तौर पे आप अपना प्रोसेस वीज़ा पसंद। तो कैश में ये होता है कि फिर वो आपसे प्रूफ मांगते हैं कि आप अपनी स्टडी के जो एक्सपेंसेस हैं उसको आप कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे बियर करेंगे। तो उसके लिए फिर आपको मेंटेनेंस बैंक अकाउंट उसमें आपके जो पैसे हैं वो शो करवाने पड़ते हैं कि आप अगर 25,000 खर्चा आएगा एक साल मास्टर का, तो वो एटलीस्ट आपको 25,000 पाउंड के हिसाब से पाकिस्तानी करेंसी उधर मेंटेन करके वो दिखानी पड़ेगी। वो रखने के बाद जब यूनिवर्सिटी को ये एश्योरेंस हो जाएगी कि आप अपनी स्टडी के अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो फिर आपको कैश लेटर कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी वो इशू कर देती है। वो जो है ना वो समझे आपका 80% वीज़ा ही आपके हाथ में आ गया, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी को कोई इतराज़ नहीं है तो फिर एम्बेसी को भी इतने कोई मसले मसाइल नहीं होते। फिर उसके बाद जब आपके पास कैश आ गया, सब कुछ आ गया, तो क्या करना, तो उसके बाद एक आ जाता है टीपी टेस्ट। मुझे अपना टीपी टेस्ट याद आ गया, मुझे जितना ज़्यादा चीज़ मेरे टीपी टेस्ट ने किया उतना किसी चीज़ ने नहीं किया। और उसकी रीज़न यही है कि ये जो IOM वाले पाकिस्तान में है ना, वो थोड़ा सा इतना सा भी माइनर भी इशू हो तो आपका केस होल्ड कर लेते हैं। तो फिर मैं ये सजेशन ज़्यादा करूँगा कि अजीज़ की तरफ जाएँ। अजीज़ वाले जो है ना वो आपको थॉरोली फर्स्ट अटैम्प्ट में चेक करके ना, तो आपको जो भी दूध का दूध पानी करके वो देता है। चले मैं वो ज़्यादा उस तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि वो है तो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन वो लंबा आ जाएगा, तो वीडियो शॉर्ट रखनी है इसलिए ना थोड़ा। तो जब आपका कैश आ जाएगा उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अपना टीबी टेस्ट करवाना, टीबी टेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आपने ना ये डॉक्यूमेंटेशन है ये कंप्लीट होता है। इसके लिए कोई इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, स्टडी डॉक्यूमेंट्स, कैश आ जाएगा, फिर आपका टीबी टेस्ट आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जब कंपाइल कर लेंगे उसके बाद आपकी बनेगी फाइल बन के आपका वीज़ा आ जाएगा फाइल। वीज़ा फाइलिंग करते वक्त आपने चीज़ों को एक दफ़ा खुद कंसल्टेंट आपसे पूछता है, आपकी हिस्ट्री आएगी सारी, ठीक है ना, उसमें आपकी स्टडी हिस्ट्री, वर्क एक्सपीरियंस, हर चीज़ वो 30-35 पेजों की फ़ाइल बन जाती है। उसके अंदर आपकी ईच एंड एवरीथिंग पुट की जाती है, तो वो फिर फाइल किया जाता है। फाइल करते वक्त फिर आपकी फीसिस सबमिट होती हैं। एम्बेसी फीस, IHS जो इसकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है UK की, वो पे करनी पड़ती है। अभी पता नहीं वो बढ़ गई हैं या कम हुई हैं, लेकिन वो मेरी जब मैंने पे की थी वो तकरीबन 4 लाख बन गई थी। एम्बेसी फ़ी प्लस IHS फीसिस और प्लस प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। तो कैश के आने के बाद, टीबी टेस्ट पास होने के बाद आपने सारी फाइल इकट्ठी कर कंसल्टेंट आपका वीज़ा फाइल करेगा। वीज़ा फाइल करने के बाद आपकी वो जो फीसिस हैं वो भी आप सबमिट करवाएंगे। तो उसके बाद जब आपका सबमिट हो जाएगी उसके बाद अपॉइंटमेंट पे बात आ जाती है। वो होती है अपना ये जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो आपके होते हैं। तो उन दिनों में जब मैं गया था तो VFS काफ़ी मशहूर है, वही होती है VFS ग्लोबल। तो जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट थी तब प्रेशर बहुत था, वो मुझे 3 महीने के बाद मिल रही थी। 3 महीने के बाद अगर मैं लेता तो वो फिर मेरी स्टडी भी आधी गुजर जानी थी, फिर आपका भाई उधर पाकिस्तान ही बैठा होना था। तो उसके लिए फिर कंसल्टेंट ज़रूरी है, क्योंकि वो पेड दे देते हैं VFS वाले जो है ना अपॉइंटमेंट्स आपकी, जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं और आपका पासपोर्ट कलेक्ट होता है। वो लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 28 दिन का आपने वेट करना होता है। जो मेरा प्रोसेस टाइम था तब ये, अब पता नहीं बढ़ गया हो कम हो गया, लेकिन वो फाइनल स्टेप होता है जब आपने VFS में अपनी अपॉइंटमेंट ले लेनी है। उधर जाके आप अपने फिंगरप्रिंट्स देने, आपका अपना जो है पासपोर्ट वो सबमिट करवा देना। तो उसके बाद फिर आपने 28 दिन के अंदर अंदर आपके जो डिसीजन है वो हो के आपके जो आपकी मतलब प्रोसेस है उसके ऊपर जो डिसीजन है वो बन के आ जाएगा। उसमें डिसीजन ऐसे होता है कि आपको पहले मेल आ जाती है कि जो आपके जो है ना एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन आ गया, लेकिन डिसीजन के ऊपर ये नहीं लिखते कि जी वीज़ा लग के आ गया। वो बस कहते हैं कि जी डिसीजन लग गया है, आप इस दिन को ये वर्किंग आवर्स में आप आके अपना वीज़ा कलेक्ट करें। तो मैं जब गया था तो वो 2 बजे के बाद ही था। तो उधर जाके जैसे मैंने किया, वो 50-60 बंदे आए हुए थे, तो सबका लगा था, तब किसी का रिजेक्ट नहीं था हो रहा UK का वीज़ा। तो मैं भी गया, मैंने ऐसे पेज खोले तो शुरू के खोले तो नज़र ही ना आया। फिर जब मैंने सारे खोले तो वो मेरी भी स्टैंप लगी हुई थी। तो 3 महीने अगर आपने बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन की हुई है, स्टडी एडमिशन लेने से लेके VFS की अपॉइंटमेंट करने तक और डिसीजन आने तक 3 से 4 महीने का ये प्रोसेस है।
और इसमें अगर वो जो मेरे साथ हुआ था वो जो है मतलब टीबी टेस्ट में थोड़ी सी खराबी हो जाए तो महीना वो भी लग जाता है, बैंक स्टेटमेंट अगर आपने नहीं लिखवाई वो भी रखवाता है महीना, तो ये भी 5 महीने तक एक्सटेंड, मेरा 5 महीने तक एक्सटेंड हो गया था, लेकिन होता नहीं है। 3 से 4 महीने के दरमियान ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, वीज़ा आपके हाथ में होता है, फिर उसके बाद टिकट है आपने कब करवानी है वो करवा के तो आप लैंड हो जाए यूके में। ये यूके लैंड है, इधर आके आपने फिर जो आपके जो गोल्स हैं, एम्स हैं, उनकी तरफ आप फोकस करें तो अल्लाह आपका हामी नासर। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ गई होगी। शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने कोशिश किया एक वीडियो के अंदर, ये कि टॉपिक एक वीडियो का नहीं था लेकिन मैंने कवर कर दिया, तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, एक वीडियो आपका मैं आपका भाई ये कोड अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। सी यू नेक्स्ट वीडियो।